श्रीवास्तव कायस्थों का सांस्कृतिक इतिहास उदय सहाय। पौराणिक स्रोतों के अनुसार नंदिनी, सुदक्षिणा और श्री चित्रगुप्त के प्रथम पुत्र थे कायथा। उज्जैन में जन्मे भानु, जिन्हें श्रीवास्तव कहा गया, और उनका उपनाम धर्मध्वज था। उनका विवाह नाग वासुकी की पुत्री नागकन्या पद्मिनी, नाग वासुकी का प्राचीन मंदिर प्रयागराज में है, और एक देवकन्या से भी कायथा में हुआ। विवाह के पश्चात कायथा से वह कश्मीर के झेलम नदी के किनारे बसे। दोनों पत्नियों ने कश्मीर में झेलम नदी के दो तरफ रहना पसंद किया। नागकन्या जिस तरफ बसी वहां बसने वाले श्रीवास्तवों को खरे कहा गया। झेलम की दूसरी तरफ के क्षेत्र को देवसर कहा गया और वहां बसने वाले श्रीवास्तवों को देवसरे या दूसरे कहा गया। कालांतर में ये दोनों श्रीनगर के राजा की गद्दी पर भी बैठे। एक मान्यता यह है कि श्रीनगर नाम श्रीवास्तव उपजाति के कारण पड़ा। दूसरी मान्यता यह है कि भानु श्रीवास्तव सूर्य के उपासक थे और उन्होंने श्रीनगर की स्थापना की। ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बताते हैं कि श्रीवास्तव की उत्पत्ति स्वात नदी से जुड़ी है, जिसका मूल नाम श्रीवास्तु या सुवास्तु था। शशि, पेज 117। कालांतर में वह अयोध्या में आकर बसे। उत्तर प्रदेश के अवध गजेटियर के साकेत अंक के अनुसार 643 से लेकर 11वीं शताब्दी तक श्रीवास्तव कायस्थ राजाओं ने लगभग राज किया। बंगाल के सेना साम्राज्य के एक राजा आदिसुर के आमंत्रण पर वह कन्नौज से बंगाल गए और उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें कुलीन की उपाधि दी गई। बंगाल में उनका स्थानीय नाम बोस और बसु पड़ा। चंद्रसेनीय कायस्थों का इतिहास भी अयोध्या के श्रीवास्तव राजाओं से गहरी ताल्लुकात रखता है। उपरोक्त विवरण सर्वाधिक प्रामाणिक सबूतों पर आधारित है। दूसरी एक मान्यता यह है कि राजा श्रीवास्तव का विवाह नर्मदा और सुषमा से हुआ। नर्मदा से उन्हें दो पुत्र हुए, देवदत्त और घनश्याम, जिसे खरे कहा गया। एक पुत्र ने मुख्य कश्मीर पर राज किया और दूसरे ने सिंधु नदी के किनारे के क्षेत्र पर। घनश्याम के वंशजों को कुछ लोग सिंधुआ कहते हैं। सुषमा के पुत्र को धनवंतर कहा गया, जिसने कौशल और अवध अयोध्या पर राज किया। उसके वंशजों को दूसरे कहा गया। माना जाता है कि धनवंतर ने अमरावती से विवाह किया, जिसने सुखेन को जन्म दिया, जो श्रीलंका के राजा रावण के राजवैद्य बने। श्रीवास्तव कायस्थों के वंशज धीरे धीरे आज के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया बस गए। आज के बिहार में वह मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश से सटे जिलों में भोजपुर, रोहतास, आरा, छपरा, सिवान, मुजफ्फरपुर आदि जिलों में आकर बसे। इसके बाद वे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में आए। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों के मुताबिक श्रीवास्तव कायस्थ गोंडा जिले के श्रावस्ती से बाहर फैले। श्रावस्ती नगर, जिसे सहतमहत कहा जाता था, की स्थापना उस श्रीवास्तव राजा कृप 1896 फीट ने की थी, जो एक महान और लंबी विरासत छोड़ गया था। आम मान्यता यह है कि राजा दशरथ के एक मंत्री सुमंत श्रीवास्तव कायस्थ थे। बाद में भगवान राम ने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने पुत्रों लव और कुश के बीच कर दिया, तो उत्तरी कौशल श्रावस्ती बन गया और वहां के मुख्य निवासियों को श्रीवास्तव कहा गया। डॉक्टर रांगेय राघव के मुताबिक श्रीवास्तव में जो वास्तव जुड़ा है, वह दरअसल यह बताता है कि वे महान वास्तुकार थे और उन्होंने हस्तिनापुर, अचिछा और श्रावस्ती का निर्माण किया था। चंदेल राजा भोजवरम 13वीं सदी के काल के अजयगढ़ शिलालेख से यह संकेत मिलता है कि 36 नगर ऐसे थे जिनमें लेखक वर्ग के लोग रहते थे। कीलहॉर्न और संत लाल कटारे सरीखे विद्वानों ने इन 36 नगरों की पहचान आज के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में की है। एपिग्राफिया इंडिका, पेज 89। इनमें सबसे खूबसूरत शहर तक्करिका था, जिसे श्रीवास्तवों ने अपनी स्थायी बस्ती के रूप में स्वीकार कर लिया था। एपिग्राफिया इंडिका, पेज 333। बताया जाता है कि कुसा नाम के राजा ने कुसुमपुरा नामक नगर को अपना निवास स्थान बना लिया था। श्रीवास्तवों की उत्पत्ति की कहानी जो भी हो, और उनका मूल स्थान चाहे श्रीनगर रहा हो या श्रावस्ती या छत्तीसगढ़, पुरालेखों से स्पष्ट है कि वे अपने विशद ज्ञान और अपनी विश्वसनीय निष्ठा जैसे असाधारण गुणों के बूते सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ते गए।
शक्तिशाली और समृद्ध होने के बाद उन्होंने अपनी सामाजिक हैसियत में वृद्धि करने के लिए खुद को कश्यप ऋषि और उनके पुत्रों का वंशज बताकर यह दावा किया कि वे दैवी मूल के हैं। ईपू 268 के आसपास सम्राट अशोक ने कश्मीर को जीत लिया और अपने पुत्र जालौका को उसका राज्यपाल बना दिया। जालौका के बाद गोनंद परिवार ने, जिसका अंतिम राजा बालदित्य था, कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया। बालदित्य की एकमात्र बेटी थी अनंगलेखा, लेकिन अशुभ ग्रहों के प्रभावों को टालने के लिए उसने उसका विवाह एक चारा प्रबंधक दुर्लभवर्धन से कर दिया, जो श्रीवास्तव कायस्थ था। ललितादित्य इस करकोट नामक वंश की 5वीं पीढ़ी का राजा था। इस वंश की उत्पत्ति के बारे में भले ही भिन्न भिन्न मत हों, ऐतिहासिक तथ्य यह है कि यह कारकोट वंश 6ठी सदी के करीब में उभरा और सबसे प्रसिद्ध ललितादित्य मुक्तपीठ के अलावा कई योग्य कायस्थ राजाओं ने कश्मीर पर 400 से ज्यादा वर्षों तक राज किया, और ऐसा लगता है कि वे सब श्रीवास्तव कायस्थ ही थे। कारकोट वंश के इन राजाओं के बारे में ऐतिहासिक विवरण का स्रोत मुख्यतः कल्हण की राजतरंगिणी ही है। यह भी इस बात की पुष्टि करती है कि वे राजा कायस्थ थे। कल्हण के अलावा अल-बरूनी और तांग वंश के सुतांग ने भी ललितादित्य के शासनकाल का विस्तार से वर्णन किया है। एक इतिहासकार ने ललितादित्य को भारत का सिकंदर तक कहा है। बताया जाता है कि उसने 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और सब में विजय प्राप्त की। बताया जाता है कि उसने तुर्कों, रूसियों और अरबों को उनकी ही जमीन पर हराया, जबकि चीनियों ने बागी तिब्बतियों को परास्त करने के लिए उसके साथ संधि कर ली। उसने उस काल के सबसे शक्तिशाली कन्नौज के राजा यशोवर्णम को भी पराजित किया। इस तरह उसका साम्राज्य तुर्की से लेकर बंगाल तक फैला था। उसे कश्मीर में भव्य नगरों और मंदिरों के निर्माता के तौर पर याद किया जाता है। उसने कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से परिहासपुरा में स्थानांतरित करवाया।